हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ईज एडू पर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो कि बिहार के इतिहास से रिलेटेड है और बिहार में खास करके उस वक्त का इतिहास जब अंग्रेजों का शासन यहाँ पर प्रारंभ हुआ है और 1857 का विद्रोह तक जो भी बहुत ही प्रमुख घटनाएं रही हैं। तो उस 1857 के विद्रोह से पहले की जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं बिहार के इतिहास में, आज पहले पार्ट में हम इस वीडियो को लेकर आ रहे हैं, उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। फिर अगले पार्ट में आपको इस आगे की बातें मिलेंगी। उम्मीद है आप सभी को हमारा वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा, ताकि बेल आइकन प्रेस करने से आपको हमारे नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। हमारा पहला सवाल है, डचों ने मुगल सम्राट जहांदार शाह से बिहार में व्यापार के लिए रियायतें कब प्राप्त की? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा 1711 ईस्वी। जी हाँ दोस्तों, 1711 ईस्वी में डचों ने, मुगल सम्राट थे उस समय जहांदार शाह, वहाँ उनसे बंगाल और बिहार में व्यापार के लिए कुछ रियायतें प्राप्त की थी। अब हमारा अगला सवाल है, अलीवर्दी खां को बिहार का नायब नाजिम कब बनाया गया? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा 1732 ईस्वी में। जी हाँ दोस्तों, नायब शब्द जो होता है इसका मतलब हो गया डिप्टी नवाब, यानी कि जैसे नवाब जो उस समय होते थे, नवाब का मुख्य काम वहाँ का प्रशासन की देखभाल करना होता था, एक तरह से प्रशासक होते थे। और जो मुगल सम्राट थे उस समय वह नवाब की उपाधि देते थे एक शासक के रूप में। तो उसी तरह से डिप्टी नवाब जो होते थे उनको नायब नाजिम कहा जाता था। और नायब नाजिम उस समय अलीवर्दी खां को 1732 ईस्वी में बिहार का बनाया गया था नायब नाजिम। हमारा अगला सवाल है, अलीवर्दी खां को बंगाल का नवाब कब बनाया गया? तो इसका राइट आंसर होगा 1740 ईस्वी में। जी हाँ, आपने देखा कि 1732 ईस्वी में उन्हें बिहार का नायब नाजिम बनाया गया था, यानी कि उस समय बंगाल एक प्रांत था। बंगाल प्रांत के अंतर्गत बिहार, बंगाल और उड़ीसा या संयुक्त रूप से संयुक्त प्रांत के रूप में जाने जाते थे। तो उसके डिप्टी नवाब बिहार के बने थे 1732 ईस्वी में वो, लेकिन पूरे बंगाल का नवाब उनको 1740 ईस्वी में अलीवर्दी खां को बनाया गया था। हमारा अगला सवाल है, अलीवर्दी खां ने किसे अपना उत्तराधिकारी मनोनीत किया? तो इसका राइट आंसर होगा सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला को 1750 ईस्वी में अलीवर्दी खां ने अपना उत्तराधिकारी मनोनीत किया था। बंगाल के नवाब अलीवर्दी खां ने इन्हें अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब कब बना? तो इसका राइट आंसर होगा 9 अप्रैल 1756 ईस्वी। जी हाँ दोस्तों, 9 अप्रैल 1756 ईस्वी को नवाब अलीवर्दी खां की मृत्यु हो गई। और चूंकि वो पहले से ही सिराजुद्दौला को घोषित कर चुके थे 1750 में ही अपना उत्तराधिकारी, अतः सिराजुद्दौला को 9 अप्रैल 1756 ईस्वी को बंगाल का नवाब बनाया गया। हमारा अगला सवाल है, पलासी का युद्ध कब हुआ? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा 23 जून 1757 ईस्वी को। जी हाँ दोस्तों, पलासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी को लड़ा गया था, जो कि नवाब सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था। हालांकि इस युद्ध में अंग्रेजों की जीत हुई थी। हमारा अगला सवाल है, पलासी के युद्ध के बाद अंग्रेजों ने बंगाल का नवाब किसे बनाया? तो इसका राइट आंसर होगा मीर जाफर। हालांकि मीरन को उप नवाब, यानी कि जो डिप्टी नवाब नायब नाजिम होते थे, बिहार का उप नवाब उस समय मीरन को बनाया गया था। तो फ्रेंड्स, पलासी का जो युद्ध हुआ था उसमें, पलासी के युद्ध में चूँकि सिराजुद्दौला जो थे उनकी हार हो गई थी। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के सहयोग से उस समय फिर बाद में जब सिराजुद्दौला की जब हार हो गई तो उस समय मीर जाफ़र को नवाब बनाया गया। और मीर जाफ़र जब नवाब बने तो मीर जाफ़र का ही पुत्र था मीरन को उप नवाब के रूप में बनाया गया था। लेकिन बिहार की जो वास्तविक सत्ता थी उस समय राजा राम नारायण थे, उन्हीं के हाथों में बनी रही थी। हमारा अगला सवाल है, मुगल सम्राट शाह आलम का वास्तविक नाम क्या था? इसका राइट आंसर होगा अली गौहर। जी हाँ दोस्तों, मुगल सम्राट अली गौहर उस समय अपने आप को बिहार, बंगाल और उड़ीसा का अधिपति मानता था उस समय, यानी कि अपने आप को राजा मानता था वहाँ का। लेकिन पलासी के युद्ध में, जब युद्ध के बाद जब बंगाल की राजनीतिक अस्त व्यस्त हो गई स्थिति यहाँ की, तो उस समय उस स्थिति को देखते हुए उसने बिहार पर आक्रमण किया था। लेकिन हालांकि इसमें मुगल सम्राट अली गौहर की हार हो गई थी। यही मुगल सम्राट अली गौहर जो था उसने बाद में शाह आलम द्वितीय की उपाधि धारण कर ली थी। हमारा अगला सवाल है, मीर कासिम बंगाल का नवाब कब बना? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा 1760 ईस्वी में। जी हाँ दोस्तों, 1760 में अली गौहर, जो कि अब शाह आलम द्वितीय बन चुका था, तो उसने बिहार पर आक्रमण किया। लेकिन धन की भी कमी थी उसके पास और साधनों की भी कमी थी, इसलिए उसका यह अभियान बेकार साबित हुआ और 1760 ईस्वी में मीर कासिम अंग्रेज़ों की सहायता से बंगाल का नवाब बन गया।
हमारा अगला सवाल है, बक्सर का युद्ध कब हुआ? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा 1764 ईस्वी में। जी हाँ दोस्तों, 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में अंग्रेज़ों की सेना ने उस समय बक्सर का युद्ध जो हुआ था, बक्सर में जो मीर कासिम थे नवाब उस समय, उनके विरुद्ध यह युद्ध हुआ था और बक्सर के युद्ध में इनकी हार हो गई थी। जो अंग्रेज सेना थी वह सर हेक्टर मुंडो के नेतृत्व में युद्ध लड़ रही थी और सर हेक्टर मुंडो के नेतृत्व में ही बक्सर के युद्ध में अंग्रेज़ों को विजय प्राप्त हुई थी। हमारा अगला सवाल इसी से रिलेटेड है कि बक्सर का युद्ध किनके बीच लड़ा गया? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम की संयुक्त सेना और अंग्रेजों के बीच। जी हाँ, बक्सर के युद्ध में बंगाल के नवाब मीर कासिम भी थे, क्योंकि अंग्रेज़ों ने, मीर कासिम जो थे वो अपना स्वतंत्र आचरण दिखा रहे थे, मतलब अपने मन मुताबिक काम कर रहे थे, अंग्रेज़ों की बात नहीं मान रहे थे। तो मीर कासिम को चूँकि अंग्रेज़ों ने ही नवाब बनाया था और इस कारण से उन्होंने नवाब पद से हटाने का निर्णय कर लिया। तो इसीलिए मीर कासिम वहाँ से पहले भाग करके पटना पहुँचा और लखनऊ जाकर के नवाब शुजाउद्दौला से, उन्होंने अवध के नवाब थे नवाब शुजाउद्दौला, उनसे सहायता मांगी और इस तरह से अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय जो थे, इन तीनों की संयुक्त सेना ने और अंग्रेजों के बीच में यह युद्ध हुआ था। 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को सर हेक्टर मुंडो के नेतृत्व में अंग्रेजों की सेना लड़ रही थी और इधर से हमारे तीन नवाब, अवध के नवाब, बंगाल के नवाब और मुगल सम्राट जो शाह आलम द्वितीय थे, लेकिन इसमें अंग्रेजों की ही जीत हो गई थी और इस तरह से मूल रूप से बंगाल पर सही मायने में जो शासन स्थापित हुआ है अंग्रेजों का, वो बक्सर के युद्ध से ही स्थापित हुआ है। हमारा अगला सवाल है, ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार, बंगाल और उड़ीसा के क्षेत्रों में दीवानी अधिकार कब मिला? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा 12 अगस्त 1765 ईस्वी को। जी हाँ दोस्तों, 12 अगस्त 1765 ईस्वी को शाह आलम द्वितीय ने बिहार, बंगाल और उड़ीसा के क्षेत्रों में दीवानी कहने का मतलब हो गया कि लगान को वसूलने का जो अधिकार होता है, लगान यानी कि उस समय टैक्स लिया जाता था अलग अलग चीज़ों पर, तो इसका अधिकार जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया और एक अलग संधि के माध्यम से दूसरा एक संधि भी किया गया कि बिहार का प्रशासन चलाने के लिए उप प्रांतपति का पद वहाँ पर जो बनाया गया, उप प्रांतपति बनाया गया और साथ ही साथ दीवानी का अधिकार, लगान वसूल करने का भी अधिकार ले लिया। हमारा अगला सवाल है, रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना का गठन कब हुआ? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा 1770 ईस्वी। जी हाँ दोस्तों, 1770 ईस्वी में क्या हुआ कि बिहार और बंगाल में भीषण अकाल पड़ा था और इसीलिए 1770 ईस्वी में एक लगान परिषद का गठन हुआ। लगान परिषद को ही रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना के नाम से जाना गया था। अब आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, हमारा अगला सवाल है, रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना का पहला अध्यक्ष कौन था? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा जॉर्ज वेसिटार्ड, जो कि 1770 ईस्वी से 1773 ईस्वी तक रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना के अध्यक्ष रहे थे। लगान परिषद के पहले अध्यक्ष बने थे, यानी कि रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना के फर्स्ट या चेयरमैन थे। उसके बाद थॉमस लेन 1773 से 75 तक रहे, फिलिप मिलनर डेक्टिस ये 1775 से 76 ईस्वी तक रहे, इशाक सेज ये 1776 से 77 ईस्वी तक रहे और फिर इवान ला यह जो है 1777 से 80 ईस्वी तक ये रहे इसके पद पर। हालांकि 1781 ईस्वी में लगान परिषद को समाप्त कर दिया गया और उसके जगह पर रेवेन्यू चीफ ऑफ बिहार का पद बनाया गया और रेवेन्यू चीफ ऑफ बिहार के रूप में सबसे पहले जो बने उस पद पर विलियम मैक्सवेल उस पद पर नियुक्त हुए थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल प्रांत का पहला गवर्नर किसे बनाया गया? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा वारेन हेस्टिंग्स, जिन्हें 3 अप्रैल 1772 ईस्वी को बंगाल प्रांत का पहला गवर्नर बनाया गया था। चूंकि 28 अगस्त 1771 ईस्वी के पत्र द्वारा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने द्वैध शासन को समाप्त करने की घोषणा कर दी और इसके द्वारा वारेन हेस्टिंग्स को ही पहला गवर्नर उस समय बनाया गया 3 अप्रैल 1772 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना में गोलघर का निर्माण कब हुआ? जिसका राइट आंसर होगा 1784 ईस्वी में। जी हाँ दोस्तों, 1784 ईस्वी में ही पटना में गोलघर बना था। क्यों? क्योंकि 1783 में बिहार में फिर से अकाल पड़ा, जो कि पहले तो हम लोग बता चुका है मैंने कि 1770 ईस्वी में बिहार में अकाल पड़ा था, लेकिन 1783 में बिहार से फिर से अकाल पड़ गया। इस समय जॉन शोर को इसके कारण और प्रकृति की जाँच करने के लिए नियुक्त कर दिया गया। जॉन शोर ने एक सुझाव दिया कि यहाँ पर एक बड़ा सा अन्नागार बनाना होगा, मतलब कि जो स्टोरेज, भंडारण करने के लिए, अनाज का भंडारण करने के लिए घर बनाना होगा ऐसा। तो 1784 में उन्हीं के सुझाव पर जो है पटना में गोलघर का निर्माण किया गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना का पहला मजिस्ट्रेट किसे नियुक्त किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांट।
जी हाँ, 1790 ईस्वी तक आते आते क्या हुआ कि अंग्रेजों ने फौजदारी प्रशासन को भी अपने नियंत्रण में ले लिया। तो पटना के पहले मजिस्ट्रेट के रूप में उस समय चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांट की नियुक्ति की गई थी अंग्रेजों के द्वारा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना को जिला के रूप में कब संगठित किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा 1865 ईस्वी। जी हाँ, उस समय 1865 ईस्वी में पटना और गया, इसे दो अलग अलग जिले बनाए गए, अलग अलग जिले के रूप में इनको संगठित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जिले का विभाजन करके चंपारण को जिला बनाया गया? तो इसका राइट आंसर होगा सारण, 1866 ईस्वी में। जी हाँ, सारण जिले को 1866 ईस्वी में दो भागों में बांट दिया गया था। अब एक भाग सारण कहलाता था और दूसरा भाग चंपारण कहलाने लगा। वही चंपारण आज फिर पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण में विभाजित हो चुका है, मोतिहारी और बेतिया के रूप में। हमारा अगला सवाल है, तिरहुत जिले का विभाजन कब किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा 1875 ईस्वी। जी हाँ दोस्तों, जिस तरह से 1865 में पटना अलग जिला बना, 1866 में चंपारण को अलग बनाया गया, उसी तरह से 1875 ईस्वी में तिरहुत को भी मुजफ्फरपुर और दरभंगा के दो इकाई में उसको बांट दिया गया। हमारा अगला सवाल है, भारत में वहाबी आंदोलन के जन्मदाता कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा सैयद अहमद बरेलवी। जी हाँ दोस्तों, वहाबी मत के जो आदि प्रवर्तक थे अरब के अब्दुल अल वहाब थे। उन्हीं के नाम पर इस आंदोलन का नाम वहाबी आंदोलन पड़ा था। भारत में इस आंदोलन के जन्मदाता और आदि प्रचारक के रूप में उत्तर प्रदेश के रायबरेली में जन्मे हुए जो सर सैयद अहमद बरेलवी थे, 1786 में इनका जन्म हुआ था और यही यहाँ पर इस आंदोलन के जन्मदाता थे। पहली बार जब वो पटना आए थे तो सैयद अहमद ने मोहम्मद हुसैन को अपना मुख्य प्रतिनिधि नियुक्त किया था। बाद में फिर आने पर यहाँ पर 4 खलीफा नियुक्त किए गए। हालांकि वहाबी आंदोलन मूलतः जो था यह मुस्लिम समाज में एक सुधार आंदोलन था, लेकिन वहाबियों ने ब्रिटिश संस्थानों के बहिष्कार का पहला उदाहरण प्रस्तुत किया था और इसे राष्ट्रीय आंदोलन के नेताओं ने भी अपनाया था। वहाबी आंदोलन केवल धार्मिक आंदोलन इस तरह से नहीं था, बल्कि यह साम्राज्यवाद के खिलाफ भी एक लड़ाई थी और इसके अनुयायी अपने आप को अहले हदीस कहा करते थे। हमारा अगला सवाल है, बिहार के मुजफ्फरपुर में लोटा विद्रोह कब हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा 1856 ईस्वी में। जी हाँ दोस्तों, 1857 ईस्वी की क्रांति के पहले ही मुजफ्फरपुर में, जो बिहार का एक जिला है, अंग्रेजी राज के प्रति जनता में घोर असंतोष फैला हुआ था और यहाँ के हर कैदी को, उसका रीज़न क्या था कि हर कैदी को पहले पीतल का लोटा दिया जाता था, लेकिन सरकार ने डिसीजन ले लिया, जो अंग्रेज सरकार थी, कि पीतल के लोटे की जगह मिट्टी का बर्तन दिया जाएगा। इसीलिए कैदियों ने इसका विरोध शुरू कर दिया। फलतः सरकार ने कैदियों को फिर से पीतल का लोटा देना शुरू कर दिया। तो लोटे के कारण यह विद्रोह हुआ था, इसीलिए इस विद्रोह का नाम लोटा विद्रोह रखा गया। हमारा अगला सवाल है, तमार विद्रोह कब और किनके बीच हुआ? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा छोटा नागपुर के उरांव जनजाति के द्वारा। यह विद्रोह 1789 से 1794 ईस्वी तक चलता रहा। 1789 ईस्वी में यह शुरू हुआ था। छोटा नागपुर के उरांव जनजाति जो थे, वहाँ पर जमींदारों के शोषण के खिलाफ उन लोगों के द्वारा यह विद्रोह किया गया और 1794 ईस्वी तक यह विद्रोह चलता रहा। हमारा अगला सवाल है, चेरो विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो इसका राइट आंसर होगा भूषण सिंह, जो कि 1802 ईस्वी में, मतलब 1800 ईस्वी से इनका नेतृत्व शुरू हुआ था। हालांकि 1802 में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो 1770 ईस्वी के आसपास अंग्रेज जो थे, मतलब उस समय से ही अंग्रेज पलामू पर जो है कब्जा करना चाहते थे। पलामू के दुर्ग पर वो कब्जा करने का प्रयास कर रहे थे 1783 ईस्वी में। इसीलिए उन्होंने क्या किया कि अंग्रेजों के समर्थन से चूड़ामन राय जो है वह राजा बन गया, लेकिन इसके विरुद्ध धीरे धीरे असंतोष बढ़ता चला गया। 1800 ईस्वी में आते आते चेरो ने विद्रोह को, मतलब एकदम बिल्कुल खुले रूप में उन्होंने विद्रोह शुरू कर दिया, जो कि भूषण सिंह एक स्वयं वह चेरो थे और उन्हीं के नेतृत्व में पलामू रियासत के लोगों ने विद्रोह का झंडा बुलंद कर दिया। 1802 ईस्वी में भूषण सिंह पकड़े गए और उन्हें फांसी दे दी गई, लेकिन फिर भी यह विद्रोह जारी रहा। हमारा अगला सवाल है, बिहार में हो विद्रोह कब हुआ? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा 1820 ईस्वी से लेकर के 1821 ईस्वी तक। जी हाँ दोस्तों, 1820 से 21 के बीच में बिहार में हो विद्रोह हुआ था। बिहार में यह हो विद्रोह जो है, अंग्रेज़ों ने जो संरक्षित भूमि थी उनकी, सिंहभूम की, जो कि वर्तमान में झारखंड में स्थित है, वहाँ के राजा जगन्नाथ सिंह जब जनजातियों का दमन करना चाह रहे थे तो 1820 से 21 में छोटा नागपुर के हो लोगों ने इसका ज़बरदस्त विद्रोह किया था और 1821 में 1 महीने तक अंग्रेजी सेना का डटकर मुकाबला करने के बाद अंततः हो लोगों को मजबूर होकर अंग्रेज़ों से समझौता करना पड़ा था। हमारा अगला सवाल है, बिहार में नोनिया विद्रोह का काल क्या है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा 1770 से 1800 ईस्वी तक। जी हाँ दोस्तों, बिहार में शोरे का जो उत्पादन होता था उसका मुख्य केंद्र हाजीपुर, तिरहुत, सारण और पूर्णिया था।
शोरे की मिट्टी इकट्ठा करने और उसे तैयार करने का काम नोनिया ही करते थे और शोरा का उपयोग मुख्यतः बारूद बनाने में होता था। तो 1770 से 1800 ईस्वी तक छोटे मोटे विद्रोह के रूप में ये विद्रोह होते रहे, लेकिन कोई बड़ा विद्रोह नहीं हो पाया और ब्रिटिश हुकूमत की क्रूरता का शिकार इनको भी होना पड़ा। हमारा अगला सवाल है, बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया था? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा मीर कासिम। जी हाँ दोस्तों, मीर कासिम, जैसा कि आप जानते ही हैं कि मीर कासिम को 1760 में बंगाल का नवाब बनाया गया था और उसने मुंगेर को ही अपनी राजधानी के रूप में स्थापित किया था। हमारा अगला सवाल है, किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया था? तो इसका आंसर होगा, राइट आंसर, सिताब राय। जी हाँ दोस्तों, सिताब राय जो कि बिहार के उस समय नायब दीवान बनाए गए थे। नायब दीवान को ही उप प्रांतपति कहा जाता था। जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि 12 अगस्त 1765 ईस्वी को शाह आलम द्वितीय, जो कि उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था लगान वसूली करने का अधिकार, तो उसी समय एक संधि के द्वारा उप प्रांतपति का पद बनाया गया था। वही उप प्रांतपति ही नायब दीवान कहलाते थे और रॉबर्ट क्लाइव ने नायब दीवान के रूप में उस समय सिताब राय को नियुक्त किया था। हमारा अगला सवाल है, गोलघर के निर्माण के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड कार्नवालिस। जी हाँ दोस्तों, गोलघर का निर्माण जैसा मैंने पहले बताया 1784 ईस्वी में हुआ था पटना में, जॉन शोर के सुझाव पर। जॉन शोर को ही नियुक्त किया गया था कारण और प्रकृति की जांच के लिए। तो उस समय जो यहाँ के गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड कार्नवालिस थे। फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1830 के दशक में पटना नगर मुख्यतः किस आंदोलन का केंद्र था? तो इसका राइट आंसर होगा वहाबी आंदोलन। जी हाँ दोस्तों, वहाबी आंदोलन, मैंने बताया आपको पहले ही कि वहाबी आंदोलन के भारत में जो जन्मदाता थे वह सैयद अहमद बरेलवी थे और इन्होंने ही भारत में वहाबी आंदोलन को शुरू किया था। जब वो पटना आए थे तो उस समय 1830 ईस्वी में जो है, या 1830 के दशक में वहाबी आंदोलन पटना में जो है मुख्य रूप से शुरू हुआ था। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि 30 सवाल मैंने आपके लिए लाए। यहाँ पर बिहार के आंदोलनों से संबंधित, बिहार में अंग्रेजी शासन से रिलेटेड और जो भी आंदोलन है उससे संबंधित। आपको यह वीडियो कैसा लगा? पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और हाँ, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा जो भी यहाँ की कमियाँ हैं। और हाँ, फिर अगले वीडियो में मैं इसके अगले पार्ट, यानी कि अब फिर भारत का जो स्वतंत्रता संग्राम, पहला स्वतंत्रता संग्राम जो कि 1857 की क्रांति है, अब उससे रिलेटेड क्वेश्चंस और साथ ही साथ उसमें बिहार का क्या योगदान है, इससे रिलेटेड प्रश्नों का संग्रह मैं आपके लिए बिल्कुल बारीकी से अध्ययन करके आपके लिए लाऊंगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, जहाँ तक हो सके लोगों को भेजिए ताकि अधिक से अधिक लोग इसका फ़ायदा उठा सके। फिर अगले वीडियो में अगले कंसेप्ट के साथ मिलते हैं। टिल देन, बाय बाय।